हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी क्लासेज में। आज जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि महाजनपद कौन कौन से थे और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ उसके बारे में पूरा हम लोग जानने वाले हैं। इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में, फिर हर्यक वंश के बारे में, फिर सुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उसको जरूर एक टेस्ट की तरह समझ के उसको टेस्ट भी जरूर दीजिए कि जो आपने पढ़ा उसमें से आपको क्या समझ में आया और क्या आपने सीखा। ठीक है, चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। महाजनपद काल क्या है? जिसमें बताया जा रहा है उत्तर वैदिक काल में जनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महाजनपद में परिवर्तित हो गए और इनकी संख्या कितनी थी? 16। यानी 6ठी शताब्दी में जो जनपद हुआ करते थे वही क्या हो गए? परिवर्तित होकर महाजनपद बन जाते हैं। और जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। आगे बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है और जन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी क्या है? 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। आगे बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको महाजनपद, राजधानी और वर्तमान क्षेत्र दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही पूछे जाते हैं कि महाजनपद कौन है। महाजनपद आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि राजधानी क्या है बताइए और वर्तमान क्षेत्र। तो पहला आपको मगध दिया गया जिसकी राजधानी क्या है? गिरिब्रज यानी राजगिरी। ठीक है, और वर्तमान क्षेत्र बात करते हैं पटना शाहाबाद बिहार में क्या है? ये वर्तमान क्षेत्र पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद था अंग की राजधानी चंपा है और चंपा क्या है? भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। काशी की बात करते हैं तो वाराणसी इसकी राजधानी है और वर्तमान क्षेत्र क्या पे है? बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स की बात करते हैं इसकी राजधानी कौशाम्बी है और वर्तमान क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वजी की बात करते हैं इसकी राजधानी वैशाली है और वर्तमान में वैशाली का बिहार में विद्यमान है। ठीक है, आगे बात करते हैं कौशल की। कौशल क्या है? जिसकी राजधानी श्रावस्ती है और वर्तमान क्षेत्र अवध उत्तर प्रदेश है। अवंती की बात करते हैं, अवंती की 2 राजधानियाँ हुई। उत्तर अवंती की बात करते हैं तो उज्जैन हुई तथा दक्षिण अवंती की बात करते हैं तो महिष्मती क्या हुई? इसकी राजधानी हुई। और वर्तमान क्षेत्र बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में क्या है? ये है। मल की बात करते हैं तो कुशीनारा क्या है? इसकी राजधानी है और वर्तमान क्षेत्र क्या है? देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल की बात करते हैं इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कौम्पिल्य है और इसकी जो वर्तमान क्षेत्र है तो बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश में। चेदी की बात करते हैं तो इसका राजधानी शक्तिमती तथा वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। कुरु की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर जो कि दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र क्या है? आते हैं इसमें। मत्स्य की बात करते हैं तो विराटनगर इसकी राजधानी है और वर्तमान क्षेत्र जयपुर भरतपुर और अलवरपुर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपोज की। ठीक है, तो कंपोज की राजधानी क्या है? राजपुर और मत्स्य छूट गया तो मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर और वर्तमान क्षेत्र बात करते हैं तो ये हो गया था जयपुर भरतपुर और अलवर। कंपोज की बात करते हैं तो राजपुर। वर्तमान क्षेत्र की बात करते हैं तो रोजरी, हजारा क्षेत्र और पाकिस्तान। ठीक है, यानी ये सब क्षेत्र कहाँ पे? पाकिस्तान में है। सुरसेन की बात करते हैं तो मथुरा इसकी राजधानी है और वर्तमान क्षेत्र क्या है? ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। अस्मक की बात करते हैं तो पोतन इसकी राजधानी है और दक्षिण भारत क्या है? वर्तमान क्षेत्र है। गांधार की बात करते हैं तो तक्षशिला इसकी राजधानी है और वर्तमान क्षेत्र क्या है? तो पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र क्या है? पहले गांधार के नाम से जाना जाता था। तो ये महाजनपद हो गए और इससे ज़्यादा आपसे महाजनपद के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि ये आपका जनपद है, इससे की राजधानी कौन है और वर्तमान क्षेत्र। तो आगे बात करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो इसमें जनपद जो हुआ करता था उसी में से एक हमारा मगध साम्राज्य, जिसका जो विस्तार हम देखते सबसे पहले कि विस्तार कहाँ तक ये फैला हुआ था जो मगध साम्राज्य था। तो वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित पटना और गया जिले में ये क्या है? पुराने समय में वहाँ पे स्थित था कौन? तो मगध, जो कि वर्तमान में पटना और बिहार बन गया। पटना में बिहार जिला, मतलब बिहार के जो जिले हैं पटना और गया, ये क्या है? जहाँ आज समय स्थित है वहाँ पे पिछले समय क्या है? मगध वहाँ पे पाया जाता था। और इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदी क्या है? थी और पूर्व में चंपा नदी तथा दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ये लोकेशन हो गया उसका कहाँ पे मगध साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं मगध साम्राज्य का आगे बढ़ने के कारण क्या थे। यानी हमने देखा 16 महाजनपद थे जिसमें क्या है? मगध साम्राज्य होता है सबसे शक्तिशाली बन जाता है, सबसे पावरफुल बन जाता है। इसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। तो मगध साम्राज्य का आगे बढ़ने का सबसे मुख्य कारण जो था वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो कृषि हुआ करते थे, जो किसान थे वो क्या है? वो लगान ज़्यादा देते हैं, टैक्स क्या है? सरकार को बहुत ज़्यादा दिया करते थे। इसका कारण क्या था कि वहाँ पे कृषि अच्छी होती थी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा गंगा और सोन नदी के बीच में क्या है? हमारा मगध बसा हुआ था। तो दोआब नदी
दोआब मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है, और वहाँ पे क्या है, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि बाढ़ होगी तो मिट्टी क्या होगी, मतलब वहाँ पे चेंजिंग होती रहेंगी, तो वहाँ पे उपजाऊता क्या होती, बहुत अधिक होती है फसलों की। और यही कारण है कि जो किसान थे उनकी पैदावार अच्छी होती थी, तो उनको क्या टैक्स देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। और इसका उपयोग जो है, राजा क्या करता था, करों का उपयोग तो अपनी सेना को मजबूत करने में और अपने राज्य को मजबूत करने में क्या है, उस टैक्स का प्रयोग करता था, जिससे क्या हो गया कि मगध साम्राज्य क्या हो गया, एक मजबूत राज्य बन गया, और एक महत्वपूर्ण कारण भी है, ठीक है, मगध साम्राज्य के आगे बढ़ने का। तो ये हमने देखा कारण क्या है। आगे बात करते हैं इसकी प्रथम राजधानी की, तो राजगीर के निकट गिरिब्रज राजगिरी थी, इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी। आगे बात करते हैं वेदों से जानकारी के प्रमाण, यानी कि प्रमाण कहाँ मिलते हैं कि मगध जो साम्राज्य था, राज्य था, वो रहा करता था, इसके बारे में प्रमाण की बात करेंगे। तो ऋग्वेद में बात करते हैं, कीकट किराट नामक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जहाँ राजा परमगंध का शासक था। तो कीकट अर्थात मगध, यानी बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है कीकट नामक एक प्रदेश का, और कीकट का मतलब क्या था, तो उस समय उसका मतलब हुआ करता था मगध। तो एक एविडेंट हो गया, नहीं साक्ष्य हो गया मगध का। आगे अथर्ववेद में बात करते हैं, तो अथर्ववेद में एक बद्दुआ देते हुए कहा गया है कि यह बीमारी मगध को जाए। तो इसका बीमारी कही जानी, एक बद्दुआ दिया गया किसी को, तो अगर दिया गया बद्दुआ तो मगध रहा होगा, तभी तो मगध का नाम लिया गया कि ये बीमारी मगध को जाए। तो ये एक साक्ष्य मिलता है अथर्ववेद में, जहाँ पे मगध रहा करता था, तो ये उल्लेख है, इसका एक एविडेंट मिल रहा है कि हाँ मगध था, तभी कहा गया मगध क्या है, यानी ये बीमारी कहाँ जाए, मगध में जाए। और अथर्ववेद हम जानते हैं, जैसे अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना वगैरह का क्या है, इसमें बताया गया है अथर्ववेद में। और आपने यदि वैदिक काल अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे जाकर लोग देख सकते हैं, जहाँ पे हमने वैदिक एज को पढ़ाया हुआ है, और वहाँ पे प्रत्येक वेद में क्या लिखा गया है, सारी चीज़ें क्या है बताई गई हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्या है ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो ये अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अजरुद्दीन में भी मगध के रहने वाले भाटों ने जनजातियों का उल्लेख मिलता है, यानी लोग रहते होंगे तभी क्या उनके बारे में बताया जाता है। तो ये एक प्रमाण हो गया मगध के बारे में। आगे बात करते हैं मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। तो इसमें बृहद वंश था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश और शुंग वंश। इन्होंने क्या किया, इसमें शासन किया। जिसमें से आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बृहद वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, और आगे की जो है मौर्य वंश और शुंग वंश क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आज इतने बारे में हम लोग पढ़ने आए, तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो है बृहद वंश है, जिसके बारे में पढ़ते हैं। अगर महाभारत और पुराणों की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि मगध की प्रथम राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो बृहदत्त ने की थी, और इसकी राजधानी किसने कहाँ पे थी, तो गिरिब्रज यानी कि राजगिरी बनाई गई थी। तो ये क्लियर हो गया कि मगध की स्थापना किसने की थी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं मगध के बारे में। तो पहले तो जाना कि राजधानी क्या है और स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी बृहदत्त ने, और इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। हालांकि आगे चल के चेंज भी होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में गिरिब्रज और राजगिरी थी। और बृहदत्त का जो लड़का हुआ जरासंध, और जरासंध से क्या होता है, भीम का लड़ाई होता है, मलयुद्ध होता है, इसमें क्या होता है भीम उसे मार देता है। तो ये बृहदत्त वंश के बारे में हो गया। आगे है हर्यक वंश, जिसका जो समय सीमा है 540 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और उसका उपनाम सेडिक था। ठीक है, यानी बिंबिसार हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था। तो ये हर्यक वंश का संस्थापक किसने किया था, बिंबिसार ने किया था, और इसका एक दूसरा नाम भी था जिसे क्या है सेडिक कहा जाता था, और इसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज राजगिरी थी। और ये इसका जो समय सीमा है, बिंबिसार कब तक शासन किया हर्यक वंश में, तो 544 ईसा पूर्व से 492 तक ही शासन करता है हर्यक वंश में। आगे होता है क्या, बिंबिसार ने मद्र, कौशल, लिच्छवी तथा गांधार से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। यानी ये जो भी यहाँ पे लिखा है मद्र, कौशल, लिच्छवी तथा गांधार, ये क्या है, हमने देखा कि 16 महाजनपदों में से ही है। तो ये क्या करता है, उनसे वैवाहिक संबंध, यानी कि वहाँ के राजकुमारियों से शादी वगैरह करता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर रिलेशन बनता है। ठीक है, और रिलेशन बन रहा है तो एक तरह से क्या है, इसका राज्य बन जा रहा है कि नहीं, तो इसे मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वह महात्मा बुद्ध का समकालीन भी था, और जिसका राजवैद्य कौन सा, जीवक था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो ध्यान रखना है कि जीवक उसका राजवैद्य हुआ करता था। आगे है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अब बिंबिसार जो
राजा हुआ करता था, अब उसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसने क्या किया, अपने पिता को यानी बिम्बिसार को मार दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया, और इसीलिए इसे पितृहंता भी कहा गया है। और अजातशत्रु ने कब तक शासन किया, तो 492 से 460 ईस्वी तक उसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया। ठीक है, यानी इसका प्रयोग किया गया था। और उदयन ने 460 से 44 ईस्वी पूर्व तक अजातशत्रु का पुत्र था। यानी उदयन की बात करते हैं, उदयन ने कब तक शासन किया, तो 460 के बाद उदयन का शासन प्रारंभ होता है और क्या है, 44 ईस्वी पूर्व तक क्या करता है, वो शासन करता है। उदयन था कौन, तो अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, और इसने क्या की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। और अपनी राजधानी भी बदल लेता है, यानी पाटलिपुत्र कर लेता है कौन, उदयन। आगे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आगे बात करते हैं शिशुनाग वंश, क्योंकि अभी हमने देखा नागदशक अंतिम शासक था, तो मर जाएगा तो कौन आएगा, शिशुनाग वंश आएगा। ठीक है, तो शिशुनाग वंश वगैरह मरते हैं। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग ने क्या थी, हर्यक वंश के जो अंतिम शासक था, जिसका नाम हमने क्या देखा अभी, नागदशक था, उसकी हत्या कर देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। आगे है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। यानी हमने अभी देखा कि जो उदयन था, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और राजधानी भी चेंज करता है। लेकिन अब शिशुनाग जब आता है तो फिर क्या करता है, राजधानी चेंज करके वैशाली में स्थापित कर लेता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। यानी शिशुनाग का पुत्र कौन हुआ, तो कालाशोक, और वो राजा बनता है आगे शिशुनाग के बाद। आगे है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नदीवर्धन था। किस वंश का, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नदीवर्धन था। आगे है नंद वंश, जिसकी समय सीमा 344 ईस्वी पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था, ये ध्यान रखना है। और ये वंश शूद्र माना जाता है, यानी इस वंश को क्षुद्र कहा जाता है, क्योंकि महापद्म नंद ही एक शूद्र कास्ट का था, जाति का था, इसलिए पूरे वंश को ही शूद्र कह दिया गया है। और पुराणों में जो है महापद्म नंद को सर्वसत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। और इसे क्या है, दूसरा भार्गव भी यानी दूसरा परशुराम भी कहा गया है। तो सर्वसत्रात्मक मतलब क्या हुआ, क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव मतलब दूसरा परशुराम, क्योंकि परशुराम ने भी क्या किया था, क्षत्रियों का नाश किया था, और इसने भी किया, इसलिए इसे दूसरा भार्गव भी यानी दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है धनानंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यानी धनानंद जो था तो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। और ग्रीक लेखकों ने इसे क्या किया, अग्रमिज एंड जैनमिज का कहा। ठीक है, यानी इसका नाम अलग रख दिया गया ग्रीक लेखकों के द्वारा धनानंद का, तो अग्रमिज एवं जैनमिज कहा। और धनानंद अंतिम शासक था, उसके बाद क्या है, मौर्य वंश स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं, धनानंद शासनकाल में ही मकदूनिया के शासक सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो सिकंदर को आप लोग जानते होंगे, सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीतने चला हुआ था और उसने भारत पे भी आक्रमण किया। और जिस समय किया उस समय क्या है, धनानंद हमारे भारत का यानी कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे पूरे जनपद को, तो एक तरह से भारत का ही कंट्रोल कर रहा था, तो हमारे इंडिया का शासक हुआ करता था। और जिस समय 326 ईसा पूर्व उसने आक्रमण किया था। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग क्या है, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से क्या है PDF बिल्कुल फ्री आपको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से क्या आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। या तो आप लोग चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो है 60 वीडियो पढ़ते हैं GK वगैरह के, तो आप लोग वहाँ भी क्या है हमें फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 443 से पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा हमने देखा था। किसने क्या किया, अपने पिता की हत्या करता है बिंबिसार की। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कौन सा वंश भारत में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। अभी हमने बस पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश और मौर्य वंश। तो सही जवाब होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने क्या है,
इसके अधिकांश जो शासक हुए उसने क्या किया, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की है। आगे बात करते हैं, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। ये महाजनपद काल से क्वेश्चन है। अवंती की, कौशल की, गांधार की, अस्मक की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा अवंती की। ठीक है, यानी अवंती जो है उसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। ठीक है, जबकि दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, अवंती आज का मालवा प्रदेश का भाग है और कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी तथा अस्मक पोटल और पोतन थी। तो ये जितने भी ऑप्शन थे सभी की राजधानी हमने देख ली। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपके आंसर में छुपे हैं, यानी एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे प्राप्त कर लिए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ये तो बिल्कुल इजी है, टाइम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा इस पर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो 16 महाजनपद हुआ करते उसमें क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था। अब शक्तिशाली क्यों था हमने रीजन भी पढ़ा उसके बारे में। 5 पे चलते हैं। तो हाइडे स्पीच या विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था। युद्ध की बात कर रहा, तो आपके ऑप्शन है सिकंदर एवं आभि के बीच, सिकंदर एवं पोरस के बीच, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य एवं ध्यानंद के बीच। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों में किस एक का शासक था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, नंद वंश का था, मौर्य वंश का था, शुंग वंश का था या कण्व वंश का था। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा नंद वंश। उस समय ध्यानानंद हमारे भारत का शासक हुआ करता था। आगे है, महाजनपद में युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ। अंग हुआ, अवंती, ओजी और मल। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में फिर से हम समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जब मगध एक तक शक्तिशाली राज्य हुआ तो सबसे पहले उसने किस पे आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिलाया, ये हमसे पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा अंग को इसमें जब आक्रमण करता है उसको क्या अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार अंग महाजनपद हुआ और बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। ठीक है, तो किसने जीता था, तो बिंबिसार ने जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। 8 नंबर है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। आगे है 9 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग अगर आपको पता है, आप लोग टेस्ट एक तरह से दे रहे हैं, जब हमने थ्योरी पढ़ी है तो आप लोग कमेंट में कैसे बताते हुए चल सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंती। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपसे पूछ रहा है नंद वंश का शासक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नंद वंश का शासक क्या था, महापद्मनंद, तथा अंतिम शासक ध्यानंद था। ठीक है, नंद वंश किसने स्थापित किया था, तो महापद्मनंद ने किया था और अंतिम शासक कौन था, तो ध्यानंद था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 326 ईसा पूर्व किया था। आगे है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। सबसे पहला लाइन हम लोग लिखे थे उसको। पटना शहर का पुराना नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पटना शहर का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामपति, ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक और ज्येष्ठक। 100% लोगों का इसमें गलत आएगा आंसर, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भोजक, ग्राम भोजक। ठीक है, आगे बात करते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का युद्ध किया। हमने हथियार इसको पढ़ दिया तो उसको लिए हाथियों का प्रयोग किया था। तो हाथियों का प्रयोग किसने किया था, मगध ने किया था। इसका कारण क्या था कि वहाँ पे जंगल थे, जंगल में के हाथी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। हमने देखा मगध की राजधानियाँ बदलती रही हैं, हर एक शासक ने अपना बदला हुआ है, लेकिन कौन सी इसमें नहीं रही ये पूछा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगी, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रही है। गिरिब्रज राजगिरी स्टार्टिंग में था, पाटलिपुत्र उदयन ने किया तथा वैशाली जो है उदयन के बाद
उसका जो उत्तराधिकारी है उसने क्या किया, वैशाली घोषित करता है। तो ये राजधानी उसकी होगी। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के बीच संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बिल्कुल पिछला क्वेश्चन हमने देखा। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, उदयन ने। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। तो गिरिब्रज क्या है, राजगिरी, ये क्या है, प्रथम राजधानी थी। और यहाँ पे सभी राजधानी हम देख सकते हैं, एक एक करके लिखा है। मगध की सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद था और इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। और हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय भी मगध की राजधानी राजगिरी ही थी। उदयन जो कि हर एक वंश का ही शासक था, उसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। ठीक है। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। तो ये पूरा हो गया इसके बारे में। जितने भी हमको राजधानियाँ परिवर्तित हुई सबके बारे में हमने पढ़ लिया। 20 नंबर है, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था और इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो बिल्कुल हमने पढ़ा था कि अंग विजय के रूप में हुई थी। अंग को सबसे पहले जीता था और सबसे अंतिम में क्या है, कलिंग विजय को जीता था। आगे है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो बिल्कुल उदयन के द्वारा। आगे है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, कालाशोक, धनानंद और नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद हुआ करता था। आगे बात करते हैं, शिशुनाग वंश का हुआ कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे क्या है, कारकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कालाशोक हुआ करता था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन क्या है, 483 पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? कालाशोक के समय, जो कि क्वेश्चन हमारा है। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। ये पूरा जितने भी संगीतियाँ हुई सबके बारे में हमने पढ़ लिया। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये हमसे पूछ रहा है। तो महापद्म नंद था, धनानंद था, शुक्र था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धनानंद। तभी उसी के समय तो आक्रमण किया था। तो दोस्तों इतनी मेहनत से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लाया गया, उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं हमारे चैनल को। 25 पे बात करते हैं, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? ये आपको बताना है। नालंदा थी, पाटलिपुत्र, राजगिरी और तक्षशिला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी और इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, 26 नंबर, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में इसका मिलता है। बुद्ध के जन्म में पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी से पूरे भारत के 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इसका 16 महाजनपदों में सूची में क्या है, यानी सूची में इसका उल्लेख मिलता है। और उसे उपनाम भी उसमें नाम कुछ भिन्न प्रकार का है, यानी उसमें कुछ नाम अलग है लेकिन उल्लेख मिलता है इनका। 27 नंबर है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये आपको बताना है। मुर्शिदाबाद, मुंगेर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा वैशाली। यानी शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया और इसके बाद उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक नहीं, पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है। तो ये पूरे बारे हो गए, वैशाली बनता है लेकिन चेंज हो जाता है कालाशोक के द्वारा। 28 नंबर है, भारतीय इतिहास में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिंबिसार। आगे 29 नंबर, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ पर एक नहर खोदी गई थी? अंग में, वत्स में, कलिंग में, मगध में। इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग में जो है एक नहर खोदी गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असमक। ठीक है। यानी 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए और हमने पूरा टॉपिक कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग उसको जरूर बताएं। ठीक है, जिससे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।